बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर मैं हाज़िर हूँ। तो बच्चों, पहला एमसीक्यूज़ है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर फॉर द, कि फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किस में सबसे ज़्यादा होगी। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये समझिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो बच्चों, दी आयोनाइज आपकी बुक में डेफिनेशन मौजूद है कि दी आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ दी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that required to remove an electron from a neutral gaseous atom to form a positive charge ion, कि वो मिनिमम एनर्जी जो कि एक न्यूट्रल जो गैस की स्टेट है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है ताकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ये तो हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो बच्चों, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से मुराद क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन जो हम गैसियस स्टेट या न्यूट्रल स्टेट जो गैस की होती है उसमें से निकालते हैं, तो अब जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे फर्स्ट स्टेट ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसी तरीके से जब जो सेकंड आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी वो क्या होगी कि अब वो गैसियस स्टेट जो अब देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो उसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो अब उस पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन जब आप निकालेंगे तो आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो सेकंड आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी होगी। सिंपल कि पहला इलेक्ट्रॉन जब आप निकालेंगे तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी होगी, जब सेकंड निकालेंगे तो सेकंड, जब थर्ड निकालेंगे तो थर्ड, इसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, तो ये आगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी बन जाएंगी। अब यहाँ पर एक और एमसीक्यूज़ ये आप समझिए कि अगर वो एमसीक्यूज़ ये पूछे कि फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी या सेकंड होगी, तो याद रखिएगा कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अब वो क्यों होती है कि देखिए, फ़र्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जो ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उनकी अट्रैक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो अब वो अट्रैक्शन जो है एटम्स की वो और ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन की उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से और ज़्यादा जब स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर अब और ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी। तो सेकंड जो है आयोनाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के मुकाबले में। अब आते हैं जी एमसीक्यूज़ की तरफ। तो बच्चों, जो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो नोबल गैसेस में होती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। अब नोबल गैसेस में क्यों होती है कि इनका वैलेंस शेल यानी आखिरी शेल, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से अब नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल होती हैं, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और अल्कलाइन मेटल जो है इसकी सबसे कम होती है। ठीक है, इसकी सबसे कम होती है। फिर जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल और हैलोजेंस, इनकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है मगर नोबल गैसेस के मुकाबले में कम होती है। दूसरा एमसीक्यूज़ है बच्चों, क्रिम्सन रेड इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलर ऑफ। तो अब ना आग में एक गहरा सुर्ख रंग आता है, तो वो किसकी खासियत है। ठीक है, Li लिथियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Ba बेरियम। तो अब जो क्रिम्सन रेड फ्लेम जो खासियत है, खसूसियत है, वो लिथियम की है बच्चों। ठीक है, ये याद रखिएगा, वो किसकी है, लिथियम की है। क्रिम्सन रेड जो है वो लिथियम देता है। और जो है बच्चों सोडियम, सोडियम का ना ये गोल्डन येलो या ब्राइट येलो फ्लेम होता है।
और जो कैल्शियम है, कैल्शियम का ब्रिक रेड, जिस तरह ईंट का रंग नहीं होता उस तरह का रंग होता है, या ऑरेंज रेड फ्लेम होता है इसका। और बैरियम, इसका ना ये जो येलो ग्रीन होता है, मेरे ख्याल में येलो ग्रीन के कलर का फ्लेम होता है। तीसरा एमसीक्यूज है बच्चों, द कैटलिस्ट यूज फॉर सिंथेसाइज ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस इज। तो अब हैबर प्रोसेस जिसमें हम लोग अमोनिया बनाते हैं NH3, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो NH3 अमोनिया गैस बनती है। अब इनमें कैटालिस्ट कौन सी इस्तेमाल होती है? तो कैटालिस्ट क्या होती है बच्चों? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। और जो हैबर प्रोसेस में इस्तेमाल होता है वो है ऑप्शन ए Fe, आयरन इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ एमसीक्यूज है बच्चों, एरोसोल्स एंड लोशंस आर यूज्ड एज, कि एरोसोल्स और लोशंस किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? तो अब एरोसोल्स और लोशंस ये जो हैं बच्चों, आपका जो ऑप्शन बी है रेपेलेंट्स, इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अब रेपेलेंट्स क्या है? जिस तरह अभी गर्मियाँ हैं तो मच्छरों को भगाने के लिए हम लोशन इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये वो चीज़ें होती हैं कि जो मच्छरों को या कीड़ों को दूर रखते हैं, उनको मारते नहीं हैं, ठीक है ना। जो दूसरे हैं जी हमारे पास फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स या मिटीसाइड्स। अब ये जो है ना, ये कल्चर यानी खेतों में हम इस्तेमाल करते हैं और ये जो हैं जो कीड़े होते हैं फसलों को ख़राब करने वाले, उनको मार देते हैं, ठीक है ना। और ये एरोसोल्स और लोशंस ये मारते नहीं हैं बल्कि दूर भगाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है बच्चों। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन फॉर डैश PB यानी लेड। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है बच्चों वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, 2+ और 4+। अब बच्चों आप ये समझिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। तो बच्चों इनर पेयर इफेक्ट वो इफेक्ट होता है कि अपना आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ज़्यादा बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, या अगर हिस्सा लेते भी हैं तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट को के साथ ये बॉन्डिंग बनाते हैं। अब ना PB यानी लेड की जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये मोर स्टेबल है +4 स्टेट से। तो यहाँ पर जो दुरुस्त ऑप्शन है बच्चों वो आपका है 2+ और 4+। 6 MCQs है बच्चों, ओजोन इज़ डिस्ट्रॉयड बाय, कि ओजोन जो डिस्ट्रॉय हो रही है, ओजोन की जो डिप्लीशन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? तो वो CFCS यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन की वजह से हो रही है। अब क्लोरोफ्लोरो का कार्बन बच्चों ये क्लोरीन रेडिकल को रिलीज़ करता है, ठीक है ना, जो हमारे पास एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ठीक है ना। तो अब जो हमारे पास लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें ना ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये क्लोरीन रेडिकल्स को रिलीज़ करता है। और अब ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये इतना डीट है कि ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता और ये ओजोन को तोड़ता रहता है। एक क्लोरीन रेडिकल थाउजेंड्स ऑफ ओजोन को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। तो यहाँ पर जो दुरुस्त ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 7 है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज रेफरेंस इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, के जो NMR है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसमें रेफरेंस के तौर पर क्या इस्तेमाल होता है?
यानी इसमें जो है इसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें रेफरेंस के तौर पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें रेफरेंस के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं TMS, ठीक है ना, टेट्रा मिथाइल साइलिन, ये इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए कि इसके जो सिग्नल्स हैं बच्चों वो 0 ppm पर प्रोड्यूस होते हैं, और सबसे अहम बात कि ये केमिकली इनर्ट्स होते हैं, यानी ये किसी दूसरे के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करते। आठवां है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट इन्वॉल्व इंटरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, कि अब कौन सी टेक्निक्स है जब मैटर के साथ इंटरेक्शन होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन सी, मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और बाकी जो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR और UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ER भी कहते हैं इसको, ये इनके साथ इंटरेक्शन होती है, मगर मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ नहीं होती। अब मैथ इसके जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें ना हम लोग मैस टू चार्ज रेशो ऑफ द आयन ये मेजर करते हैं। नाइन्थ है बच्चों, बेंजोइक एसिड इज़ ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, कि बेंजोइक एसिड किसकी ऑक्सीडेशन करने से ऑब्टेन्ड होता है, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है बच्चों वो ऑप्शन सी है, टोलोइन, ठीक है ना। अब बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये कि आप ना बेंजीन रिंग के साथ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड जब जोड़ देते हैं, यानी C6H5 और COOH, C6H5COOH, तो ये बेंजोइक एसिड का फार्मूला होता है, बेंजीन रिंग के साथ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड जब जोड़ते हैं। टोलोइन जिसे मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन के करने से बेंजोइक एसिड बनता है। 10th है बच्चों, द स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर कार्बो ऑक्जेलिक एनहाइड्राइड इज़, तो कार्बो ऑक्जेलिक एनहाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो है बच्चों आपका ऑप्शन ए, RCOOCOR। अब ये कार्बो ऑक्जेलिक एनहाइड्राइड बनता कैसे है, कि ये हमारे पास जो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है ना, RCOOH, दो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड को जब आपस में रिएक्ट करवाते हैं और जो है इसमें से वाटर यानी H2O रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास कार्बो ऑक्जेलिक एनहाइड्राइड बनता है, ठीक है ना। तो इसके फार्मूले में भी आप देखिए कि इसमें कार्बो ऑक्जेलिक मौजूद है, RCOO, ठीक है ना, और जो है दोस्तों ऑप्शन इसका ए है। 11th है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, तो अब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो है आपका बच्चों ऑप्शन सी, BF3, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। बाकी H2O, H2S और NH3 ये न्यूक्लियोफाइल हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 12th है बच्चों, ऑक्सोनियम आयन इज़ फॉर्म्ड व्हेन, ऑक्सोनियम आयन कब बनता है, तो ऑक्सोनियम आयन बनता है बच्चों आपका ऑप्शन सी दुरुस्त है, ईथर इज़ ट्रीटेड विद HI, जब ईथर HI के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सोनियम आयन बनता है। ऑक्सोनियम आयन सिंपल आपको मैं अगर इसकी मिसाल दूँ तो जैसे हमारे पास हाइड्रोनियम आयन होता है, ठीक है, H3O पॉजिटिव, ठीक है ना, जब ऑक्सीजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो ऑक्सोनियम आयन बनता है।
13 है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स रिएक्ट विद बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन, कि कौन सा रिएजेंट है जो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है बच्चों ऑप्शन ए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ठीक है ना। और ये RMgX होता है, ये दोनों के साथ अल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करता है। बाकी तीनों जो है ये अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करते। 14 है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग reagents is used for reducing of carboxylic acid। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए जो एजेंट है वो है बच्चों ऑप्शन डी, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मेजर कंपोनेंट ऑफ सोप। तो सोप के लिए जो मेजर कंपोनेंट होता है वो है बच्चों फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड मेजर का कंपोनेंट होता है। और जो है पाल्म ऑयल ये फैटी एसिड का सोर्स होता है। ठीक है, और प्रोटीन और सैचराइड्स ये सोप बनाने में इस्तेमाल नहीं होते। 16 है बच्चों, IUPAC नेम ऑफ ग्लैट्रिक एसिड। तो ग्लैट्रिक एसिड का जो IUPAC नेम होता है वो होता है पेंटीन डिओइक एसिड। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है। अब ना इसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं और इसके दोनों तरफ ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है पेंटीन डिओइक एसिड। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 17 है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लाई इज NMR एक्टिव। तो इसका दुरुस्त जवाब है बच्चों ऑप्शन बी, C13। तो मुझे उम्मीद है कि MCQs आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।